तो चैप्टर का नाम है कॉस्ट। कॉस्ट के लिए टर्म्स जानना जरूरी है। पहला है टोटल कॉस्ट। टोटल कॉस्ट का फॉर्मूला है फिक्स्ड कॉस्ट प्लस वेरिएबल कॉस्ट। फिक्स्ड कॉस्ट किसको कहते हैं? फिक्स्ड कॉस्ट वो कॉस्ट होता है जो आउटपुट के चेंज होने से चेंज नहीं होता है। मतलब अगर हम लोग 10 यूनिट बनाए या 20 यूनिट बनाए या 30 यूनिट बनाए, हम लोगों का फिक्स्ड कॉस्ट कांस्टेंट रहता है। तो इट डज नॉट चेंज with the change of output। इसका एग्जाम्पल हो सकता है रेंट। रेंट सामने वाला मेरे से जितना लेता है उतना ही लेगा, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता मेरा प्रोडक्शन कितना हो रहा है। वेरिएबल कॉस्ट वो कॉस्ट होता है जो आउटपुट के चेंज होने से चेंज होता है। अगर आउटपुट इंक्रीज होगा तो वेरिएबल कॉस्ट भी इंक्रीज होगा। अगर मेरा आउटपुट डिक्रीज होगा तो मेरा वेरिएबल कॉस्ट भी डिक्रीज होगा। अगर हम कुछ भी प्रोड्यूस नहीं करेंगे तो जीरो वेरिएबल कॉस्ट भी हो सकता है, पर फिक्स्ड कॉस्ट कैन नॉट बी जीरो, क्योंकि रेंट तो हमको कुछ ना कुछ रुपया देना ही होगा। अगर मेरा फिक्स्ड रेंट डिसाइडेड है, एग्जाम्पल रेंट है मेरा 50 रुपया, तो अगर हम जीरो प्रोडक्शन भी करते हैं, कुछ भी प्रोड्यूस नहीं करते हैं, फिर भी 50 रुपीज तो इनकर होगा ही। तो इट कैन नॉट बी जीरो। पर वेरिएबल कॉस्ट इट कैन बी जीरो। अगर हम कुछ भी प्रोडक्शन नहीं करते हैं तो वेरिएबल कॉस्ट लगेगा ही नहीं। इसका एग्जाम्पल क्या है? रॉ मटेरियल। अगर हम कुछ भी प्रोड्यूस नहीं करेंगे तो मेरा 1 रुपया का भी रॉ मटेरियल यूज नहीं होगा। अब बात आता है टोटल कॉस्ट। फिक्स्ड कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट मिलाकर बनता है। मतलब अगर हम 10 यूनिट्स प्रोड्यूस करते हैं, अगर हम 10 यूनिट्स प्रोड्यूस करते हैं तो मेरा फिक्स्ड कॉस्ट तो रेंट तो मेरा 50 ही लेता है। वेरिएबल कॉस्ट सोचो लगता है मेरा 100। 10 यूनिट प्रोड्यूस करेंगे तो वेरिएबल कॉस्ट लगेगा 100, तो मेरा टोटल कॉस्ट आ जाएगा 50 प्लस 100, दैट इज 150। ये हो जाएगा मेरा टोटल कॉस्ट। अब अगर एक चीज समझना होगा, अब अगर हम कुछ भी प्रोड्यूस नहीं करते हैं, हम जीरो प्रोडक्शन करते हैं, तो मेरा टोटल कॉस्ट क्या होगा? फिक्स्ड कॉस्ट तो 50 होगा, पर वेरिएबल कॉस्ट जीरो होगा। तो इससे हमको क्या समझ में आता है कि एट जीरो लेवल ऑफ प्रोडक्शन, अगर प्रोडक्शन लेवल जीरो रहे तो टोटल कॉस्ट इज इक्वल टू फिक्स्ड कॉस्ट। जीरो लेवल ऑफ प्रोडक्शन में टोटल कॉस्ट फिक्स्ड कॉस्ट के बराबर होता है। ये सब क्वेश्चन टेक्निकल एग्जाम में पूछता है कि एट विच सिचुएशन टोटल कॉस्ट इज इक्वल टू फिक्स्ड कॉस्ट। तो at zero level of production, when there is no variable cost is zero, at that point of time या at that situation total cost is equal to fixed cost। फॉर्मूला का फॉर्मूला एक ही पता है अभी तक में, टोटल कॉस्ट, इसका फिक्स्ड कॉस्ट प्लस वेरिएबल कॉस्ट। और भी आइटम्स है, जैसे हम लोग सुनेंगे एवरेज कॉस्ट। एवरेज का मतलब होता है ऑन एन एवरेज। जब हम लोग बात करते हैं मतलब टोटल कॉस्ट बाय आउटपुट, हम इसको क्यू लिख रहे हैं, क्वांटिटी। तो सोचो मेरा टोटल कॉस्ट कितना आया था? 50। इसमें हम कितना पीस बना रहे थे? 10 पीस। तो एक एक पीस का दाम क्या हुआ? 15 रुपया। तो दिस इज एवरेज कॉस्ट। अगर हम बात करते हैं एवरेज वेरिएबल कॉस्ट का, तो इसको हम लोग बोलते हैं एसी। एवरेज वेरिएबल कॉस्ट इज एवीसी।
किसी भी चीज का एवरेज पूछेगा तो उसका टोटल ले लेंगे। एसी है एवरेज कॉस्ट, तो टोटल कॉस्ट का दूसरा नाम सी भी है, सी भी कहते हैं। अगर सिर्फ सी लिखा है दैट इज टोटल कॉस्ट, तो इसका एवरेज है इसलिए एसी। वेरिएबल कॉस्ट का एवरेज है इसलिए वेरिएबल टोटल वेरिएबल कॉस्ट डिवाइडेड बाय क्यू। तो टोटल वेरिएबल कॉस्ट कितना था 100, क्यू कितना था 10, तो एवरेज वेरिएबल कॉस्ट इज 10। अब बात आता है एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट का। तो एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट का भी फॉर्मूला क्या होगा, टीएफसी, मतलब टोटल फिक्स्ड कॉस्ट। जिस चीज का एवरेज बोलेगा उसका ही टोटल लेंगे, बाई क्वांटिटी, दैट इज 50 बाई क्यू, 50 बाई 10, दैट इज 5। तो एसी का क्या फॉर्मूला हो सकता है, एएफसी प्लस एवीसी। एवरेज कॉस्ट इज इक्वल टू एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट प्लस एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, दैट इज एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट इज 5, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट इज 10, तो एवरेज कॉस्ट इज 15, जो कि हम लोग का इधर डायरेक्टली भी निकाले थे तो 15 आया था। अब अगर आगे बढ़े तो हम लोग वर्ड सुनेंगे अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का मतलब होता है जब हम लोग कोई एक चीज पाने के लिए दूसरे चीज को खोते हैं, तो वो जो हम लोग खो दिए हैं उसका कॉस्ट। जैसे कि अगर हम लोग सीए कंप्लीट करते हैं तो मे बी हम लोग जॉब करेंगे दूसरे के यहाँ जाके, सीए वाला वो मेरे को देगा 50,000 रुपया। अगर हम खुद का फर्म खोल ले तो मेरे को मिलेगा 80,000 रुपया, मेरा अर्निंग हो जाएगा 80,000 पर मंथ। और जॉब हम करते हैं तो मेरे को मिलेगा 50,000। तो इन दोनों में बेस्ट ऑल्टरनेटिव कौन सा है, पहले खुद से ये पूछना है कि इसमें बेस्ट ऑल्टरनेटिव कौन सा है। बेस्ट ऑल्टरनेटिव इज 80,000, दोनों में ज्यादा अर्निंग जिसमें है वो बेस्ट है। तो ज्यादा अर्निंग है फर्म खोलने में, दैट इज टू अर्न 80,000। पर एक आदमी अपना फर्म भी खोलेगा और जॉब भी करेगा, दोनों चीज पॉसिबल नहीं है। तो वो जाके फर्म खोल लिया और सोचा हम 80,000 कमाएंगे। तो ये 80,000 पाने के लिए वो 50,000 को फोरगॉन कर दिया। फोरगॉन करने का मतलब होता है जाने देना, छोड़ देना। किसी को छोड़ देना मतलब हम फोरगॉन कर दिए। तो ये 50,000 को छोड़ दिया मतलब सैक्रिफाइस कर दिया। तो दिस 50,000 इज अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। अब हम लोग पढ़ेंगे शेप ऑफ कर्व, शेप ऑफ कॉस्ट कर्व। अब क्वेश्चन आता है शेप कैसा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछता है। तो अगर कोई पूछता है फिक्स्ड कॉस्ट कैसा होता है, तो हम लोग का आंसर होता है हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन। क्यों, क्योंकि फिक्स्ड कॉस्ट रिमेन कांस्टेंट। इतना प्रोड्यूस कर लो, इतना प्रोड्यूस कर लो, या इतना प्रोड्यूस कर लो, या कुछ भी प्रोड्यूस मत करो, योर फिक्स्ड कॉस्ट रिमेन कांस्टेंट। फिक्स्ड कॉस्ट को ही टोटल फिक्स्ड कॉस्ट कहते हैं, टीएफसी ही एफसी है। तो कहीं टोटल फिक्स्ड कॉस्ट लिखे या सिर्फ फिक्स्ड कॉस्ट लिखे, एक ही मतलब है। तो कोई पूछा है व्हाट इज द शेप ऑफ टोटल फिक्स्ड कॉस्ट, तो हम लोगों का आंसर होगा हॉरिजॉन्टल इन शेप। टीएफसी कर्व कैसा होता है, हॉरिजॉन्टल इन शेप, पैरेलल टू एक्स एक्सिस। अब अगर कोई पूछता है वेरिएबल कॉस्ट का शेप कैसा होगा, तो हम पहले एक टेबल दिखाते हैं जिससे एक्चुअली ये समझ में आएगा। अब यहाँ पे आ रहा है एक्सप्लिसिट कॉस्ट, थोड़ा शेप में बाद में आएंगे, 2-3 कॉस्ट और समझा दे। और एक कॉस्ट होता है एक्सप्लिसिट कॉस्ट। एक्सप्लिसिट कॉस्ट का मतलब क्या होता है, देखो जैसे कि अगर आज सोचो, तुम लोग को पार्टनरशिप से सिखाते हैं, अगर हम लोग अपना बिजनेस के लिए बाहर का एम्प्लॉय रखते, सोचो मेरा एक बिजनेस है, हम तुम लोग को रखे हैं अपने यहाँ एम्प्लॉय, तो हम तुम लोग को देंगे सैलरी,
तो हम सैलरी पूरा तुम लोगों को दे रहे हैं, मतलब आउटसाइडर को दे रहे हैं, मेरा पैसा आउटफ्लो हो रहा है, यहाँ पे मेरे पास से पैसा निकल के तुम लोग के पास जा रहा है, कैश आउटफ्लो हो रहा है। कैश आउटफ्लो हो रहा है अगर, तो ये है एक्सप्लिसिट कॉस्ट। पर इम्प्लिसिट कॉस्ट क्या है? हम लोग पार्टनरशिप में देखे हैं, पार्टनर लोग खुद को सैलरी देता है, पीएल में खर्चा भी लिखता है, टू पार्टनर सैलरी, खर्चा भी लिख रहा है बिजनेस में, पर रियल में क्या पैसा बिजनेस से मतलब रियल में क्या हम लोग का कैश आउटफ्लो हो रहा है? नहीं, रियल में घर का पैसा घर पे ही है। जैसे पार्टनर सैलरी, तो उसमें रियल में पैसा बाहर नहीं जा रहा है। जैसे जब पार्टनर अपना प्रीमाइस दे देता है बिजनेस करने के लिए, तो हम लोग पार्टनर को रेंट देते हैं। सोचो हम लोग तीनों पार्टनर हैं, अमन के पास एक घर पड़ा हुआ है जिसको बोला कि आप लोग इसको गोडाउन की तरह यूज कर लीजिए, तो हम लोग उसका मतलब वो भी एक पार्टनर है, उसको हम लोग रेंट दे रहे हैं बिजनेस के पैसे से, तो रियल में तो वो कैपिटल में ही अपना पैसा छोड़ दिया है। तो बिजनेस, क्योंकि पार्टनर्स कैपिटल में चला जाता है सब कुछ, कैश लेकर नहीं जाता है कोई, वो नेट प्रॉफिट से हम लोग रेंट ये सब माइनस कर देते हैं, तो प्रैक्टिकली पैसा बाहर नहीं जाता है। तो ये है इम्प्लिसिट कॉस्ट, रेंट टू अ पार्टनर। पर अगर अब हम लोग वो गोडाउन किसी बाहर के आदमी से खरीद लेते रेंट में और उसको पैसा देते, तो वो रेंट होता एक्सप्लिसिट कॉस्ट। तो सिंपली अगर कोई पेमेंट आउटसाइडर को होता है, दैट इज एक्सप्लिसिट कॉस्ट। कोई पैसा ओन पार्टनर या बिजनेसमैन को पे हो जाता है, तो दैट इज इम्प्लिसिट कॉस्ट। और हम लोग को सुनने को मिलेगा कुछ कॉस्ट, दैट इज अकाउंटिंग कॉस्ट। अकाउंटिंग कॉस्ट का दूसरा नाम मनी कॉस्ट भी है। अकाउंटिंग कॉस्ट को हम लोग मनी कॉस्ट भी कहते हैं। ये सब बहुत कॉमन क्वेश्चन है जो एग्जाम में आता है। तो इसका मतलब क्या होता है? मैम मनी कॉस्ट, एक्सप्लिसिट कॉस्ट में और अकाउंटिंग कॉस्ट में डिफरेंस है। इसका अदर नेम नहीं है, अदर नेम ये दोनों है, इसका दूसरा नाम एक्सप्लिसिट कॉस्ट नहीं है। क्यों? एक्सप्लिसिट कॉस्ट में कोई भी पैसा बाहर जा रहा है हम लोग लिख देते हैं, रेंट जाए तो भी, एम्प्लॉय 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 को सैलरी जाए तो भी, कुछ भी चला जाए। पर अकाउंटिंग कॉस्ट में आता है सिर्फ जो एक्सपेंस हम लोग फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन में करते हैं, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। प्रोडक्शन के लिए जो 4 फैक्टर है उसके ऊपर, मतलब रेंट दे तो, वेजेस दे तो, इंटरेस्ट दे तो, या फिर बिजनेसमैन को प्रॉफिट दे। इसके अलावा अगर कोई भी, मतलब इसमें रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट, प्रॉफिट तो है ही, इसमें भी है, प्लस और कोई भी तरीके से पैसा बाहर जाए, वो सब इसमें सारा, बस कोई भी पैसा बाहर चल जाए सारा, तो इसमें भी रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट, प्रॉफिट तो है ही, प्लस और कोई भी एक्सपेंस है तो वो सारा आ जाएगा। पर इसमें सिर्फ ये 4 और कुछ नहीं। तो एक्सप्लिसिट कॉस्ट के अंदर अकाउंटिंग कॉस्ट एक छोटा सा पार्ट है। तो ये हम लोग को समझ के रखना है, जनरली लोग इसे सेम ही समझ लेते हैं। अब आता है एक बात, रियल कॉस्ट। रियल कॉस्ट का मतलब क्या है? रियल कॉस्ट का मतलब है जो क्वालिटेटिव चीज, जो हम लोगों का एफर्ट जाता है। मतलब आज अगर कोई मेरे से पूछेगा मैम आप किस चीज के लिए हम लोग से फीस लेते हैं, आपका तो कुछ भी आउटफ्लो नहीं होता है, एक बार के लिए इलेक्ट्रिसिटी ये सब छोड़ दो, वो जाने दो, पर प्रैक्टिकली लोग बोलेंगे आप किस चीज के लिए फीस लेते हैं, आपका तो कुछ भी नहीं जाता है, तो आप इतना क्यों फीस ले रहे हैं? तो हम बोलेंगे मेरा स्किल, मेरा एनर्जी, मेरा हार्ड वर्क, ये सब का तो हम पैसा लेंगे। तो रियल कॉस्ट होता है जो क्वालिटेटिव नेचर का होता है,
जिसका कोई क्वांटिटी नहीं होता है, जिसको तुम लोग ऐसे नंबर में मेजर नहीं कर सकते। जैसे रेंट हम मेजर कर सकते हैं, 50 रुपया देते हैं, वेजेस हम 10 रुपया देते हैं, इंटरेस्ट हम 40 देते हैं, प्रॉफिट हम 20 देते हैं। इट इज मेजरेबल इन टर्म्स ऑफ नंबर, सो इट इज क्वांटिटेटिव इन नेचर। रियल कॉस्ट होता है जो ओनर का, बिजनेसमैन का एफर्ट लगता है, तो एफर्ट को कहते हैं रियल कॉस्ट। इसका भी प्रोडक्शन में, इसका जब कोई ये भी एक तरीके का कॉस्ट है, जो खर्चा है। अब बोल रहे हैं सोशल कॉस्ट। सोशल कॉस्ट होता है जो, सोशल कॉस्ट है मेरा, जो सोसाइटी बियर करता है प्रोडक्शन होने से। सोशल कॉस्ट क्या है? सोशल कॉस्ट है, ये अकाउंट्स में, अगर मतलब तुम लोग के नॉलेज के लिए बोले तो अकाउंट्स में अभी सोशल कॉस्ट के ऊपर स्टडी चल रहा है, थ्योरी इम्प्लीमेंट हो भी गया है, एमकॉम लेवल पे पढ़ा भी रहा है। सोशल कॉस्ट कैलकुलेट करने का जस्ट जल्द ही फॉर्मूला ये सब आ जाएगा। सोशल कॉस्ट प्रैक्टिकल आ जाएगा, अभी थ्योरी में है, अभी इसका फॉर्मूला वॉर्मूला नहीं बना है। एक दिन होगा जो इसका भी फॉर्मूला होगा। सोशल कॉस्ट क्या होता है? जब भी प्रोडक्शन होता है तो कहीं ना कहीं हमारा एनवायरमेंट डैमेज होता है, क्योंकि पॉल्यूशन होता है, वेस्टेज निकलता है, स्मेल होता है, तो ये सब भी तो डैमेज है एक तरीके का। तो अगर इसका कोई कॉस्ट, अभी तो चलो ये कोई मॉनेटरी टर्म्स में नहीं है, पर कल को अगर आ गया तो जो फैक्ट्री जितना डैमेज कर रहा है एनवायरमेंट को, उतना उसको अलग से चार्जेस भरना पड़ेगा, तो वो भी एक कॉस्ट आ जाएगा। अभी प्रैक्टिकली ये क्वालिटेटिव नेचर का है, अभी राइट नाउ ये क्वालिटेटिव है। ये भी तो सोसाइटी भी तो हम लोग का खराब हो रहा है, डैमेज हो रहा है, तो दैट डैमेज इज सोशल कॉस्ट। अगर और बात करें तो और कॉस्ट है शॉर्ट रन कॉस्ट। शॉर्ट रन कॉस्ट होता है जो कॉस्ट हम लोग एक साल के अंदर करते हैं। जैसे बिल्डिंग हर साल खरीदेंगे ऐसा नहीं है। मतलब अगर अकाउंटिंग लैंग्वेज में बात कर ले तो पीएल में जो खर्चा रिकॉर्ड होता है, पीएल एक्सपेंस, रेकरिंग इन नेचर, जो एक साल में बहुत बार होता है। बिल्डिंग खरीदना लॉन्ग रन कॉस्ट है, इक्विपमेंट खरीदना लॉन्ग रन कॉस्ट है, मशीन खरीदना लॉन्ग रन कॉस्ट है, पर रॉ मटेरियल खरीदना, वेजेस पेमेंट, सैलरी पेमेंट, रेंट का पेमेंट, इंटरेस्ट का पेमेंट, ये सब मेरा शॉर्ट रन कॉस्ट है, हम एक साल में बहुत बार करते हैं। अब आता है लॉन्ग रन कॉस्ट। लॉन्ग रन कॉस्ट अभी हम बोले जो एक साल से ज्यादा टाइम के लिए हम लोग करते हैं, बिल्डिंग, मतलब कह देते हैं ऑल फिक्स्ड एसेट। अब बात आता है, हम बता चुके हैं टोटल फिक्स्ड कॉस्ट के बारे में। एक चीज हम बता दें जो नहीं पता है जनरली लोगों को, टोटल फिक्स्ड कॉस्ट, टोटल फिक्स्ड कॉस्ट का दूसरा नाम है सप्लीमेंट्री कॉस्ट। ये एग्जाम में जब बोलता है ना व्हाट इज सप्लीमेंट्री कॉस्ट, तो स्टूडेंट्स बोलते हैं हम लोग पढ़कर नहीं आए। सप्लीमेंट्री कॉस्ट इज ऑल्सो कॉल्ड टोटल फिक्स्ड कॉस्ट। और एक कॉस्ट आता है मार्जिनल कॉस्ट। मार्जिनल कॉस्ट का मतलब होता है चेंज इन टोटल कॉस्ट फॉर एवरी यूनिट ऑफ प्रोडक्शन। मतलब अगर हम एक यूनिट प्रोड्यूस करते थे तो 10 रुपया लगता था, हम 2 यूनिट प्रोड्यूस करते हैं तो 18 रुपया लगता है। तो मार्जिनल कॉस्ट क्या होगा, यहाँ पे कितना ज्यादा लग रहा है दूसरा यूनिट प्रोड्यूस करने से, 8 रुपया, तो 8 रुपीज इज मार्जिनल कॉस्ट। एक और यूनिट बढ़ाने से मेरा खर्चा कितना बढ़ गया, दैट इज मार्जिनल कॉस्ट। इसका कोई फॉर्मूला पूछता है तो इसका फॉर्मूला होता है
चेंज इन टोटल कॉस्ट बाय चेंज इन क्वांटिटी। इसका टेक्निकल, इससे तो हम लोग सम्स करते हैं, पर इसका और एक फॉर्मूला है Tn - Tn - 1। इससे हम लोग सम्स नहीं करते, ये लिखने के काम आता है, थ्योरी में हम लोग लिखते हैं। कभी कुछ बोल दिया अनदर फॉर्मूला बताओ तो ये फॉर्मूला है, अदरवाइज इसका कोई वैसे यूज नहीं है। अब आ जाते हैं हम लोग शेप में। तो अब एक एक करके शेप पढ़ना होगा। शेप का अगर बात करें तो टोटल फिक्स्ड कॉस्ट का हम बता चुके हैं, ये स्ट्रेट लाइन होता है जिसको हम लोग हॉरिजॉन्टल इन शेप कहते हैं, पैरेलल टू एक्स एक्सिस। दूसरा होता है वेरिएबल कॉस्ट, जिसके लिए पहले एक डेटा लेते हैं। अब इस डेटा के ऊपर हम लोग देखो, टीएफसी को तो कांस्टेंट रखे, टीवीसी का क्या होता है, जैसे ही थोड़ा सा बढ़ा, मतलब अगर हम लोग कुछ नहीं प्रोड्यूस कर रहे तो वेरिएबल कॉस्ट तो जीरो रहेगा। एक यूनिट बनाए तो 20 लगा, फिर और बनाए तो 40 हुआ, फिर और बनाए तो 51 हुआ, और बनाए तो 56 हुआ। तो हम लोग क्या देख रहे हैं, टीवीसी कंटिन्यूअसली बढ़ता जाएगा जैसे जैसे आउटपुट बढ़ेगा। तो वेरिएबल कॉस्ट का शेप कैसा होगा, वेरिएबल कॉस्ट का शेप ऐसा होता है। अच्छा, और एक बात बताते हैं, टीएफसी जो था, टीएफसी में हम लोग देख सकते हैं कि ये जीरो से शुरू नहीं होता है, ये एक सर्टेन लेवल से शुरू होता है, लाइक कम से कम 60 से शुरू होगा, क्योंकि मेरा टीएफसी क्या है 60, तो ये 60 रहेगा, ये कभी यहां से नहीं होता, क्योंकि ये कभी जीरो नहीं हो सकता, ये कम से कम 60 से शुरू होता है, 60 रह जाता है। पर टोटल वेरिएबल कॉस्ट जीरो से शुरू होता है और बढ़ते जाता है, तो ये मेरा टीवीसी है और ये मेरा फिक्स्ड कॉस्ट है। तो टोटल फिक्स्ड कॉस्ट, टोटल कॉस्ट मेरा क्या होगा, टोटल कॉस्ट मेरा, अब टोटल कॉस्ट मेरा 60 से क्यों शुरू होगा, क्योंकि हम बोले थे जब हम लोग कुछ भी प्रोड्यूस नहीं करते हैं, जीरो लेवल का प्रोडक्शन होता है, तो टीसी और एफसी सेम हो जाता है। तो अगर मेरा वेरिएबल कॉस्ट जीरो है तो टीसी कम से कम 60 से ही शुरू होगा, जैसा कि हम लोग देख सकते हैं। टोटल कॉस्ट कैन नॉट बी जीरो, क्योंकि फिक्स्ड कॉस्ट तो रहेगा ही। तो टोटल कॉस्ट मेरा कभी भी जीरो से शुरू नहीं होता है। टोटल कॉस्ट इज इक्वल टू फिक्स्ड कॉस्ट एट जीरो लेवल ऑफ प्रोडक्शन। अब हम लोग आगे देख रहे हैं एएफसी। एएफसी देखो कंटिन्यूअसली गिरता जाता है, एएफसी भी कभी जीरो नहीं हो सकता, क्यों, क्योंकि एएफसी क्या है, टीएफसी डिवाइडेड बाय आउटपुट। तो अगर कभी टीएफसी जीरो नहीं होगा, आउटपुट तो बढ़ता जाएगा, तो ये भी कभी भी जीरो नहीं होता है। तो एएफसी जितना भी नीचे चला जाए, इट कैन नॉट बी जीरो। तो एएफसी का भी डायग्राम कैसा रहेगा, एएफसी गिरता जाएगा, बट इट कैन नॉट बी जीरो। तो एएफसी डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है, पर कभी भी एक्स एक्सिस को टच नहीं करता, कभी भी इस लाइन को टच नहीं करेगा। इस लाइन को टच करने का मतलब है जीरो हो जाना, एएफसी कभी जीरो नहीं होगा। और ये जो रेक्टेंगल फॉर्म करता है अंदर, इसको कहते हैं रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। तो अगर एएफसी का कोई शेप पूछेगा तो हम लोग बोलते हैं रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। जैसा यूनिटरी इलास्टिक में होता है, यूनिटरी इलास्टिक में ये इस डिजाइन से कर्व बन जाता है जिसमें हम लोग रेक्टेंगुलर हाइपरबोला शेप कहते हैं। वैसे ही एएफसी कुछ ऐसे गिरता है और ऐसा कर्व तैयार करता है जिसमें यहाँ पे जो भी रेक्टेंगल बनाएंगे वो इक्वल एरिया का बनेगा, टोटल एरिया कांस्टेंट रहेगा। हम लोगों का रेक्टेंगुलर हाइपरबोला का मतलब क्या है, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला का मतलब है ये वाला रेक्टेंगल हो या ये वाला रेक्टेंगल हो, अगर इसका एरिया फाइंड करें, जैसा ज्योमेट्री में ट्रिग्नोमेट्री में हम लोग एरिया फाइंड करते थे, तो इसका एरिया इक्वल होगा।
उसको रेक्टेंगुलर हाइपरबोला शेप कहते हैं। अब क्वेश्चन आता है एसी कैसा होगा। एसी पहले गिर रहा है, गिर रहा है, गिर रहा है। अगर इसके आगे और प्रोडक्शन किए, अगर हम इसके आगे और दिखाएं, तो देख सकते थे हम लोग कि एसी पहले गिरता है, गिरता है, गिरता है, फिर भी तुम प्रोडक्शन नहीं रोकोगे तो एसी बढ़ने लगेगा। तो एसी यू शेप का होता है, पहले गिरता है फिर बढ़ने लगता है, ये एसी है। एवीसी कैसा होता है, तो एसी का कोई शेप पूछे तो यू शेप। एवीसी का कोई पूछे तो ये पहले 0 से शुरू हुआ, कांस्टेंट हो गया, फिर गिरने लगा। ठीक है, तो पहले ये बढ़ा, फिर गिरने लगा, कांस्टेंट हुआ, फिर। तो ये भी एसी जैसा ही होता है, पर एसी कांस्टेंट नहीं होता है, गिरता है और वहीं से बढ़ने लगता है। पर एवीसी पहले गिरता है, आराम से कांस्टेंट होता है, फिर बढ़ता है। तो ये है एवीसी। ये भी यू शेप का ही है, पर ये गिरता है, वो कांस्टेंट होता है, फिर बढ़ता है। ये गिरता है, बढ़ जाता है। फिर आता है, अच्छा, एमसी। एमसी का हम डेटा नहीं दिए हैं। अगर यहाँ पे तुम लोग को एमसी भी निकालना है तो चेंज इन टोटल कॉस्ट, पहले तो डैश, उसके बाद कितने का चेंज है 20, फिर कितने का चेंज है 20, फिर कितने का चेंज है 11, फिर कितने का चेंज है 5। टोटल कॉस्ट में जो चेंज है, तो इसका भी कैरेक्टर कैसा है, पहले ये बढ़ता है, कांस्टेंट होता है, फिर गिरता है। तो एमसी भी सेम यू शेप का ही होता है। तो कौन सा 3 कर्व है जो यू शेप का होता है, एसी, एवीसी, एमसी। 3 कर्व टोटल यू शेप का होता है। बाकी एएफसी रेक्टेंगुलर हाइपरबोला होता है। टोटल फिक्स्ड कॉस्ट हॉरिजॉन्टल इन शेप होता है, पैरेलल टू एक्स एक्सिस। टीवीसी और टीसी दोनों अपवर्ड राइजिंग स्ट्रेट लाइन होता है, अपवर्ड राइजिंग स्ट्रेट लाइन। विच इज पैरेलल टू ईच अदर, ये दोनों आपस में पैरेलल होता है। देखो क्लियर दिख रहा है, ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल है। तो ये दोनों आपस में पैरेलल है। तो इतना शेप बेसिकली अभी हम लोग सुने। अब यहाँ पर बोल रहा है, बहुत बार क्वेश्चन पूछता है एसी और एमसी का रिलेशनशिप क्या है। तो पहला बात ये है, रिलेशनशिप मतलब दोनों में सिमिलैरिटी, सॉर्ट ऑफ सिमिलैरिटी, मतलब एसी से एमसी का क्या रिलेशन है, दोनों ही टीसी से डिराइव होता है। एसी भी निकालने के लिए हम लोग टीसी बाई आउटपुट करते हैं, और एमसी भी निकालने के लिए हम लोग टीसी का चेंज देखते हैं। तो दोनों ही डिराइव होता है टीसी से। तो ये पहला है कि डिराइव फ्रॉम टीसी, बोथ बोथ विल डिराइव फ्रॉम टीसी। हम उतना सेंटेंस नहीं लिख रहे हैं क्योंकि हम जस्ट एक्सप्लेन कर रहे हैं। उसके बाद है, जब एसी गिरता है तो एमसी उससे ज्यादा से गिरता है, ज्यादा से, डिक्रीजेस, मतलब व्हेन एसी फॉल्स एमसी इज लोअर देन एसी। देखो, जब एसी 80 था, एमसी 20 था, ठीक है। एसी गिर के हुआ 50, मतलब कितने से गिरा, 30 से गिरा, ये अभी तो गिरा नहीं। उसके बाद ये कितने से गिरा, 50 माइनस 37 इज 13, ये कितने से गिर रहा है। अच्छा, ये एक्चुअली ओरिजिनल डेटा नहीं है, रुको हमको एक बार ओरिजिनल डेटा लाने दो। अब यहाँ पे बोल रहा है, देखो ये डेटा है, यहाँ हम लोग देख सकते हैं कि टोटल फिक्स्ड कॉस्ट कांस्टेंट है, टोटल वेरिएबल कॉस्ट बढ़े जा रहा है, टोटल कॉस्ट भी बढ़े जा रहा है। बट हम लोग बात कर रहे हैं अभी एसी और एमसी का। तो एसी है यहाँ पे, अच्छा, एवरेज टोटल कॉस्ट इज एसी।
तो एसी और एमसी में हम लोग क्या देख रहे हैं, एसी पहले गिरा, फिर गिरा, फिर गिरा है, फिर गिरा और फिर बढ़ गया। ठीक है, तो एसी के केस में हम लोग क्या देखे, एसी कभी कांस्टेंट नहीं होता है, एसी गिरता है और फिर बढ़ने लगता है। पर एमसी में हम लोग देखते हैं कि एसी, अच्छा सॉरी, एमसी भी गिर रहा है, पहले 40 से 36, फिर 26, फिर 30, फिर ये भी बढ़ने लगा। तो हम लोग देख रहे हैं दोनों का रिलेशनशिप, एसी जब गिर रहा है तो एमसी भी गिर रहा है। देखो ये भी गिर रहा है, ये भी गिर रहा है, ये भी, ये भी, ये भी गिरा, ये भी गिरा, ये भी गिरा, पर ये उसके पहले से बढ़ने लगा, और ये जब बढ़ा तो फिर ये तो बढ़ ही रहा था। तो हम लोग क्या देख रहे हैं, ये डायग्राम के लिए काम का होता है। जब एसी गिर रहा है, गिर के ये सीधे बढ़ने लगता है, कोई मिनिमम पॉइंट नहीं होता है, कहीं पे कांस्टेंट नहीं होता है, ये एसी है। पर एमसी के साथ क्या होता है, ये गिर रहा है तो ये उससे ज्यादा से गिर रहा है, ये 160 है तो ये 40 से शुरू हो रहा है, कम से, तो हम यहाँ से शुरू करेंगे। अब ये कितने से गिरा है, ये उससे, हम लोग देख रहे हैं ये उसके अभी नीचे ही है, 40, 36, तो ये अगर 98 है तो ये हम लोग का 36 है, ये उसके नीचे रहेगा। फिर हम लोग देखेंगे कि ये जब बढ़ा है, ये बढ़ा है 6th यूनिट में, पर ये बढ़ गया है 5th यूनिट में, तो ये इसके पहले ही बढ़ गया है। देखो अब ये इससे बड़ा हो गया है, मतलब ये जब बढ़ना शुरू किया तो इससे भी एक्सीड कर गया, ये से 58 से 59 हुआ, ये 38 से सीधे 64 हुआ, तो ये उससे आगे निकल गया, ये उससे ज्यादा ऊपर चला गया। तो जब ये गिर रहा था तो ये भी गिर रहा था, पर उससे कम था। जब एसी बढ़ना शुरू किया, ये उसके पहले बढ़ के एसी से आगे निकल गया। तो ये डायग्राम फिक्स रखना है। तो ऐसे याद रखना है कि जब एसी गिरता है, एमसी भी गिरता है, पर एमसी एसी से हमेशा नीचे रहता है, लोअर में रहता है। एसी जब बढ़ता है तो एमसी उसके पहले से बढ़कर उससे आगे निकल जाता है, उससे ऊपर चला जाता है। तो ये चीज ऐसे याद रखना है, जब एसी गिरता है तो एमसी भी गिरता है। और तीसरा पॉइंट है, जब एसी बढ़ता है एमसी उससे ज्यादा से बढ़ जाता है। और फोर्थ रिलेशनशिप है, एमसी कट्स एसी एट द मिनिमम पॉइंट। एमसी कट करता है एसी को जहां पे एसी सबसे नीचे है, ये पॉइंट जहां से एसी बढ़ना शुरू करेगा उस जगह से वो उसको काट देता है, एकदम मिनिमम पॉइंट से। बेसिकली ये डायग्राम ऐसे होना चाहिए, ये एसी है, ये एमसी है, बीच का पॉइंट। ठीक है, अब क्वेश्चन है टीसी और एमसी में क्या रिलेशनशिप है। पहला पॉइंट है, एमसी टीसी से ही निकला है, तो एमसी डिराइव ही हुआ है टीसी से, यही सबसे पहला रिलेशन है, एमसी डिराइव फ्रॉम टीसी। दूसरा है, एमसी के फॉर्मूला में ही टीसी है, तो एमसी और टीसी का तो ऑब्वियसली रिलेशनशिप है। तीसरा पॉइंट है, टीसी इंक्रीजेज एट एन इंक्रीजिंग रेट व्हेन एमसी इज इंक्रीजिंग। टीसी इंक्रीजिंग रेट में इंक्रीज हो रहा है जब एमसी भी इंक्रीज होता है। देखो, इंक्रीजिंग रेट में इंक्रीज होने का मतलब, ये पहले 40 से इंक्रीज हुआ, फिर 36 से इंक्रीज हुआ, तो हम लोग देख रहे हैं पहले 40 से हुआ, फिर 96 और हाँ 36 से हुआ, फिर हम लोग देख रहे हैं 26 से, ये उल्टा करो, पहले हम फोर्थ समझाते हैं। टीसी जब इंक्रीज होगा डिमिनिशिंग रेट में, इंक्रीज होगा डिमिनिशिंग रेट में,
तब हम लोग देखेंगे MC डिक्रीज हो रहा है, मतलब TC इंक्रीज तो हमेशा ही होता जाएगा, क्योंकि हम लोग का वेरिएबल कॉस्ट बढ़ते जाता है। वेरिएबल कॉस्ट बढ़ता जाएगा तो TC तो हमेशा ही बढ़ता जाएगा। पर अगर वो इंक्रीजिंग रेट में बढ़ रहा है तो MC भी इंक्रीज होगा, अगर वो डिक्रीजिंग रेट में बढ़ रहा है तो MC डिक्रीज होगा। देखो, पहले ये कितने से बढ़ रहा है, 40 से, फिर ये कितने से बढ़ रहा है, 36 से, फिर ये कितने से बढ़ रहा है, 26 से, फिर ये कितने से बढ़ रहा है, 30 से। तो हम लोग क्या देखे, ये यहाँ पे इंक्रीज तो हो रहा है पर डिक्रीजिंग रेट में, और ये यहाँ पे भी इंक्रीज हुआ है पर इंक्रीजिंग रेट में। फिर ये देखो 42 से इंक्रीज हुआ है, तो ये अब इंक्रीज हो रहा है ज्यादा ज्यादा से। तो यहाँ तक है इसका डिक्रीजिंग रेट, यहां से है इसका इंक्रीजिंग रेट, पहला बात। तो यहाँ हम लोग क्या देख रहे हैं, यहाँ MC गिर रहा है यहाँ तक, फिर यहाँ से बढ़ने लगा। तो जब तक ये डिक्रीजिंग रेट में बढ़ रहा था MC भी गिर रहा था, जब ये इंक्रीजिंग रेट में बढ़ना शुरू किया तो MC भी बढ़ना शुरू किया। तो ये रिलेशनशिप है। तीनों के बीच में क्या रिलेशनशिप है, TC क्या है, TFC और TVC का समेशन। तो ऑब्वियसली इसके फॉर्मूला में ही ये दोनों हैं, तो तीनों का रिलेशनशिप तो है ही। फिर जीरो लेवल ऑफ आउटपुट, मतलब हम लोग कुछ भी प्रोड्यूस नहीं करेंगे तो TVC तो जीरो होगा। TVC तब ओरिजिन से स्टार्ट होगा, जीरो लेवल ऑफ आउटपुट में TVC जीरो होगा और ये पूरा ओरिजिन से स्टार्ट होगा एकदम जीरो से। जीरो लेवल ऑफ आउटपुट में TFC कभी भी जीरो नहीं होगा, इसलिए TFC एक पॉइंट से स्टार्ट होता है, से F ऑन द Y एक्सिस। जो Y एक्सिस था हम लोगों का, Y एक्सिस हम बनाए थे, ये Y एक्सिस रहता है, इसको Y एक्सिस कहते हैं, इसको X एक्सिस कहते हैं। तो ये कम से कम यहाँ से शुरू होता है, इस पॉइंट को ये लोग F बोल दिया है। ऑन द Y एक्सिस अबव द ओरिजिन, ये ओरिजिन से स्टार्ट नहीं होता है, अबव द ओरिजिन, ओरिजिन मतलब जीरो। फिर एट जीरो लेवल ऑफ आउटपुट TC इज इक्वल टू TFC, जहां कुछ भी जीरो बन रहा है वहां पे TC और TFC सेम रहेगा। अब द डिफरेंस बिटवीन TC और TVC इज TFC, दोनों का जो डिफरेंस है वो TFC है, और ये कांस्टेंट रहता है, डिफरेंस कांस्टेंट रहता है, क्योंकि TFC तो कांस्टेंट रहता है तो दोनों का डिफरेंस भी कांस्टेंट रहेगा। इसलिए TC और TFC TVC पैरेलल टू ईच अदर होता है। देखो, हम बोले थे ये दोनों पैरेलल टू ईच अदर है, क्योंकि दोनों का डिफरेंस ऑलवेज सेम रहेगा। मतलब अगर ये TC है और ये TVC है तो इन लोगों का डिफरेंस हमेशा 60 रहेगा, 80 माइनस 20, 100 माइनस 40। तो डिफरेंस अगर सेम रहेगा तो ये वाला का जो दूरी है ये हमेशा ही 60 रहेगा, तो ये हमेशा ही पैरेलल रहता है, एकदम बराबर। मतलब पैरेलल कोई इसको नहीं कहता, क्योंकि इधर कम डिफरेंस है इधर ज्यादा डिफरेंस है, इसको पैरेलल नहीं कहते। पैरेलल कहते हैं जो दो लाइन में एकदम इक्वल डिफरेंस होता है, उसको पैरेलल कहते हैं। ये सब लोग ज्योमेट्री में ही पढ़कर आए हैं कि ऐसे ऐसे, ये कोई पैरेलल लाइन नहीं है, बगल बगल चले जाने से ही वो पैरेलल लाइन नहीं होता। पैरेलल लाइन होता है जिस दो लाइन के बीच में इक्वल डिफरेंस होता है। तो यहाँ हम लोग जानते हैं कि इसके बीच में इक्वल डिफरेंस है।